India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल पांचोली को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। इस नियुक्ति के साथ ही बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की नियुक्ति की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, जे.के. माहेश्वरी और साथ ही साथ बी.वी. नागरत्ना शामिल है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को 2009 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और साथ ही बाद में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट और तेलंगाना हाईकोर्ट में भी सेवा देने का अवसर मिला है। न्यायमूर्ति विपुल पांचोली को 2014 में गुजरात हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। इन नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा, जिसमें 34 न्यायाधीश शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति देने की कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ी असहमति जताई थी। उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति न्याय के लिए विपरीत प्रभाव डालने वाली होगी। उन्होंने जस्टिस पंचोली की वरिष्ठता पर भी सवाल उठाया। हाईकोर्ट के जजों की वरिष्ठता के रैंक में वे देश भर के सभी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में अभी 57वें स्थान पर हैं। जस्टिस नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे को भी उठाया। कॉलेजियम ने 25 अगस्त को बैठक की और साथ ही साथ केंद्र को न्यायमूर्ति पंचोली के नाम की सिफारिश की 4-1 से के बहुमत से की थी और इस कॉलेजियम में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी के अलावा जस्टिस नागरत्ना शामिल रही। यदि न्यायमूर्ति पंचोली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनते हैं तो वे अक्टूबर 2031 में न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में होंगे। सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपनी असहमति में कई कारण प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति पंचोली की पदोन्नति उनकी कम वरिष्ठता और गुजरात हाईकोर्ट से पटना हाईकोर्ट में स्थानांतरित की परिस्थितियों के बावजूद न्यायपालिका के लिए विपरीत प्रभाव डालने वाली होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नाबालिग के बलात्कार और हत्या से जुड़े हुए मामले में 2 लोगों की दोष सिद्धि रद्द कर दी है और साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफल रहा। ये मामला जो पूरी तरह से परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर आधारित है, विसंगतियों, प्रक्रियात्मक खामियों, साथ ही साथ गंभीर जांच संबंधी खामियों से भरा हुआ है। अदालत ने कहा है कि हमारा मानना है कि ये मामला लचर जांच के साथ ही लचर सुनवाई की प्रक्रिया का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसके कारण एक मासूम बच्ची के क्रूर बलात्कार और हत्या से जुड़े मामले की विफलता हुई है। साथ ही साथ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पूरक एनडीए रिपोर्ट के आधार पर अपीलकर्ताओं की दोष सिद्धि रद्द कर दी है, जिन्हें क्रमशः मौत और कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस रिपोर्ट को वैज्ञानिक विशेषज्ञ से इसकी विश्वसनीयता की जांच किए बिना हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। जस्टिस मेहता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया है कि साक्ष्य और डीएनए रिपोर्ट तैयार करने के दौरान एकत्रित डीएनए साक्ष्यों की अभिरक्षा श्रृंखला के संबंध में महत्वपूर्ण
प्रक्रियात्मक चूक हुई है। अदालत ने आगे कहा है कि इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट को हलफनामे के जरिए साबित नहीं किया जा सकता। अगर अभियोजन पक्ष पूरक डीएनए रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहता था तो उसका दायित्व था कि वह उस वैज्ञानिक विशेषज्ञों को वापस बुलाए और साथ ही साथ शपथ पर उनसे दोबारा पूछताछ करे। इसके अलावा न्यायालय ने पुलिस द्वारा की गई जांच पर नाखुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि जांच अधिकारियों के पास के खेतों में जहां पीड़ित बच्चे का शव मिला था, किसी भी पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई है। अदालत ने कहा है कि इसीलिए हमारे पास जो है वो अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ देकर उन्हें बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी सदस्य न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने उनसे संपर्क कर एक दिवाला मामले में अनुकूल आदेश पारित करने का अनुरोध किया। जांच सुप्रीम कोर्ट के महासचिव द्वारा की जाएगी और न्यायमूर्ति शर्मा ने 13 अगस्त को एक आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने खुद को एक दिवाला अपील से अलग कर लिया था। अपील अटलूरू श्री निवासुलू रेड्डी ने दायर की, जो एक KLSR इंफ्राटेक लिमिटेड के निलंबित निदेशक हैं। न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने आदेश में कहा था कि हम ये देखने के लिए व्यथित हैं कि हमसे एक सदस्य न्यायिक से उच्च न्यायपालिका के एक प्रतिष्ठित सदस्य ने संपर्क किया, जो एक विशेष पार्टी के पक्ष में आदेश पारित करने का अनुरोध कर रहा था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के महासचिव जांच करेंगे कि क्या वास्तव में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति शर्मा से संपर्क किया था। यदि हाँ, तो जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि वह न्यायाधीश कौन है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा। न्यायमूर्ति शर्मा ने पहले भी इसी तरह के आरोपों के कारण मामले से खुद को अलग किया है। जून में उन्होंने श्री रामलिंग मिल्स और संबंधित कंपनियों से जुड़े विवादों से उत्पन्न अपीलों के एक बैच की सुनवाई करते हुए कहा था कि एक प्रतिवादी ने उनसे संपर्क का अनुकूल निर्णय का अनुरोध किया था। नवंबर 2024 में उन्होंने जेपीआर सीमेंट्स के साथ जुड़े हुए एक मामले में भी खुद एक अलग मामले से भी खुद को अलग कर लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके भाई ने उनसे मामले को आदेश के लिए आरक्षित करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी निर्यातक को केवल अनजाने लिपिकीय त्रुटि, जिसे बाद में वैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ठीक कर लिया गया, उसके कारण सरकारी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत वैध अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की खंडपीठ ने निर्यातक के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसे भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात योजना या MEIS के तहत लाभों के दावे से केवल इसीलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि शिपिंग बिलों में MEIS का दावा करने का इरादा बताने वाले कॉलम में कस्टम दलाल की चूक के कारण हाँ के बजाय नहीं अंकित था। हालांकि कस्टम अधिकारियों ने बाद में कस्टम एक्ट 1962 की धारा 149 के तहत शिपिंग बिलों में संशोधन किया, लेकिन विदेश व्यापार महानिदेशालय या DGFT ने प्रणालीगत सीमाओं का हवाला देते हुए दावे पर कार्रवाई से इनकार कर दिया। नीति शिथिलकरण समिति ने सुनवाई का अवसर दिए बिना गुप्त ईमेल के माध्यम से आवेदन को अस्वीकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस अस्वीकृति बरकरार रखी और साथ ही कहा है कि निर्यातक दलाल की गलती से बाध्य है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई। आलोचनाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा है कि लाभकारी योजनाओं की व्याख्या उदारता पूर्वक की जानी चाहिए और प्रक्रियात्मक खामियों को एक बार सुधार लेने के बाद मूल अधिकारों को नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
क्योंकि जिन बिलों में जानबूझकर गलती नहीं की गई, जिन्हें बाद में सुधारा गया, वे अपीलकर्ता निर्यातक को योजना का लाभ देने से इनकार करने का आधार नहीं बन सकते हैं। फिर अपील स्वीकार कर ली गई और इसके अलावा न्यायालय ने DGFT को संशोधित शिपिंग बिलों के आधार पर अपीलकर्ता के MEIS के दावे पर 12 सप्ताह के भीतर कार्रवाई का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन या SCAORA ने दिल्ली के उपराज्यपाल की उस अधिसूचना की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। इस अधिसूचना में पुलिस कर्मियों को पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों में गवाही देने की अनुमति दी गई है। बता दें आपको कि सर्वसम्मत से पारित एक प्रस्ताव में SCAORA ने कहा है कि 13 अगस्त 2025 की अधिसूचना न्यायिक कार्रवाई की पवित्रता को कमजोर करती है और जांच तंत्र और न्यायपालिका के बीच संस्थागत असंतुलन पैदा करने का जोखिम पैदा करती है। एसोसिएशन ने कहा है कि ये भी उतनी ही चिंता की बात है कि इस तरह की अधिसूचना से संस्थागत असंतुलन की धारणा पैदा होती है, जिससे कि जांच तंत्र को न्यायिक साक्ष्यों की गंभीर प्रक्रिया में दखल देने और उसे प्रभावित करने की अनुमति मिल जाती है। वकीलों के संगठन ने इस बात पर जोर दिया है कि अदालतें वादियों, वकीलों और नागरिकों के लिए खुले सार्वजनिक मंच के रूप में काम करती है, जबकि पुलिस स्टेशन प्रतिबंधित कार्यकारी सुविधाएं ऐसे जो इस तरह से नियंत्रित वातावरण में यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी गई गवाही साक्ष्यों के अनुचित प्रभाव या हेरफेर की आशंकाएं पैदा कर सकती है। SCAORA ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया है कि यदि सूचना न्यायपालिका या बार के प्रतिनिधि निकायों से पूर्व परामर्श के बिना जारी की गई। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली जिला कोर्ट बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने दिल्ली LG की अधिसूचना की निंदा करते हुए प्रस्ताव जारी किया है। दिल्ली की निचली अदालतों के वकील इस अधिसूचना को वापस लेने की मांग को लेकर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई की। बता दें आपको कि इसमें कंपनी HG मेहता एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 5 क्लाइंट्स की ओर से 145 करोड़ 35 लाख का कस्टम ड्यूटी जमा किया था। बाद में ED ने कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया और उसके निदेशकों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न कर दिया गया। कंपनी ने अपना बचाव करने के लिए कस्टम दस्तावेज मांगे, लेकिन कस्टम विभाग ने बिना क्लाइंट्स की अनुमति के दस्तावेज देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कस्टम विभाग को निर्देश दिया है कि वे कंपनी को दस्तावेज प्रदान करें ताकि वे अपना बचाव कर सके। कोर्ट ने कहा है कि कंपनी ने मूल रूप से दस्तावेज जमा किए थे, इसलिए अब क्लाइंट्स जो हैं क्लाइंट्स की अनुमति लेना अनुचित होगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी क्लाइंट्स की सूची और प्रासंगिक अवधि के बारे में कस्टम प्राधिकरण को ईमेल करेगी। कस्टम प्राधिकरण 45 दिनों के भीतर प्रमाणित प्रतियां जो है वो प्रदान करेगा। साथ ही साथ दस्तावेज प्राप्त करने के बाद कंपनी 75 दिनों के भीतर लिखित जवाब दाखिल करेगी। जब तक जवाब दाखिल नहीं होता और अधिनिर्णय प्राधिकरण आदेश पारित नहीं करता, तब तक अस्थायी संलग्न पर आगे की कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और निश्चित किया है कि कंपनी को अपना बचाव करने का निष्पक्ष अवसर मिले और अनावश्यक उत्पीड़न न हो। मामले पर मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर राशिद शेख पूरी जानकारी हमें देंगे। राशिद, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल। इन द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे इन द मैटर ऑफ SG Mehta and Company Private Limited versus Union of India, the Deputy Director, the Honorable Adjudicating Authority, the Chief Commissioner of Customs, Mumbai, and the State of Maharashtra. कंपनी ने अपने 5 क्लाइंट्स के बिहाफ पर 145.35 करोड़ कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट किया। बाद में ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कंपनी पर PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस डाल दिया। ED का एलिगेशन था कि कंपनी ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिसीव किया है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्टर्स पंकज शेख और फैमिली प्रोविजनल अटैचमेंट में चली गई। कंपनी को अपना डिफेंस देना था, लेकिन उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे।
जैसे बिल्स ऑफ एंट्री, ड्यूटी रिकॉर्ड्स, ये सब नहीं थे क्योंकि ये रिकॉर्ड्स प्रिजर्वेशन पीरियड के बाद डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। कंपनी ने बोला कि बिना डॉक्यूमेंट्स के वो अपना रिप्लाई और डिफेंस प्रिपेयर नहीं कर सकती और बोला कि कस्टम के पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, पर उनका कहना था कि बिना 5 क्लाइंट्स के एनओसी के डॉक्यूमेंट्स पिटिशनर को नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने बोला कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली पिटिशनर्स ने फाइल किए थे अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर, अब उसे हर क्लाइंट से एनओसी लेना अनरीजनेबल होगा। पिटिशनर को अपने डिफेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए। कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया कि पिटिशनर अपने क्लाइंट्स की लिस्ट और रिलेवेंट पीरियड कस्टम अथॉरिटी को ईमेल करेगा। कस्टम अथॉरिटी 45 डेज के अंदर सर्टिफाइड कॉपीज प्रोवाइड करेगा। अगर चार्जेस पे करना पड़ते हैं तो पिटिशनर उन्हें 5 दिन पे करेगा। डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद पिटिशनर 75 डेज के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पीएमएलए के सामने अपना रिटर्न रिप्लाई फाइल करेगा। जब तक रिप्लाई फाइल नहीं होता और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास नहीं करती तब तक प्रोविजनल अटैचमेंट पर फर्दर एक्शन नहीं होगा। कोर्ट ने पिटीशन पार्शली अलाउ किया और इंश्योर किया कि पिटिशनर को फेयर चांस मिलना, अपने डिफेंस देना और अननेसेसरी हरासमेंट ना हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका राशिद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.